नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और जो उसके साथ जो हमारे कुछ बेसिक पॉइंट हैं टॉपिक से संबंधित वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने जो थर्मल पावर से संबंधित जो प्लांट थे उनके SO2 नॉर्म मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उसमें एक्सटेंशन किया है। सबसे पहले इसको 2015 में लेके आए। इनके द्वारा कहा गया कि आप इनके द्वारा जो PM है और की पर्टिकुलेट मैटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, मरकरी और वाटर की यूजेस को लेकर इनने गाइडलाइन दी कि TPP में अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इन गाइडलाइन का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले सरकार ने कहा था कि आप इनको 2017 तक क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, लेकिन सरकार ने फिर इसको 2022 तक क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, केवल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की जो गाइडलाइन है उनको फर्दर एक्सटेंड किया है तीनों कैटेगरी के लिए। मतलब कि तीन कैटेगरी बनाई है इनने, A B C, जो TPP है उसकी तीन कैटेगरी बनाई। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग गाइडलाइन थी जिसमें पर्टिकुलर मैटर था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे, उनको क्या रखा है, सेम रखा है जो 2022 में हुई थी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। अब गाइडलाइन के बारे में देख लेते हैं। गाइडलाइन का मतलब ये है कि इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। इनने कहा है कोई भी अगर NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के 10 किलोमीटर में TPP है और उस सिटी में मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, तो पहले एंड 2022 तक आप इन गाइडलाइन को सॉरी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन अब आप क्या कर पाओगे, 2024 तक इनको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी कैटेगरी ये है कि नॉन अटेनमेंट सिटी, इनको समझेंगे। नॉन अटेनमेंट सिटी क्या होती है, पहले आप ये पॉइंट समझ लें कि 10 किलोमीटर रेडियस में है। पहले वो 2023 तक अब इन गाइडलाइन को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप वो 2025 तक कर पाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी सिटी हैं जो भी बची कुची रह गई, उसके लिए उनने क्या कहा कि आप 2024 की बजाय आप 2026 तक इन गाइडलाइन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हमारे में एक शब्द आता है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। इसके बारे में पढ़ लें क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, इसको जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, CPCB करता है, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, CPCB क्या है, ये किस एक्ट के तहत स्टेब्लिश हुआ है, इसके कार्य क्या है। क्योंकि UPSC में और स्टेट PCS में क्या होता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, जो संस्थाएं होती हैं वहां से प्रश्न बन जाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। इसको पावर मिलती है कहाँ से, ईयर ईयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 से। ध्यान रखना, इससे क्या लेता है, पावर लेता है, ना कि इसके द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ है ये संस्थान। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसमें कितने पॉल्यूटेंट शामिल है, 12। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। और इसमें कौन कौन से शामिल हैं, पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल है, PM10 शामिल है, PM2.5 शामिल है, ओजोन शामिल है, लेड शामिल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, आर्सेनिक शामिल है, निकिल शामिल है, बेंजीन शामिल है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखोगे, कौन शामिल है, बेंजीन शामिल है।
निखिल शामिल है, अमोनिया शामिल है, ठीक है, और बेंजो पेरिन शामिल है, ठीक है। अब आपने गौर किया होगा इसमें क्या शामिल नहीं है, आपसे जो क्वेश्चन है वो वहीं से पूछेगा। इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं है। आप तुक्का लगाओगे, सोचोगे हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण तो यही, कारण तो यही है। दूसरा आपने गौर किया होगा कि इसमें मीथेन भी शामिल नहीं है, ठीक है। ये दो चीजें नहीं है, तो आप जो प्रश्न बनेगा वो यहीं से बनेगा। इसे एक बार जो हमारा प्रश्न आ भी चुका है, ठीक है, यहाँ से नहीं था, वो दूसरा प्रश्न था, लेकिन इस पे प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। एक बार आप पॉज करके इसको देख लेना। यही सारी चीजें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं ना ये वाले, यही सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। इसको आप, ये डेटा वगैरह आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम का नहीं है, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब हमारे लिए संस्थान महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। सबसे पहले जो ये वाला जो बोर्ड है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत स्टैब्लिश, ध्यान रखना किसके तहत है, वाटर से संबंधित जो हमारा अधिनियम है उससे संबंधित है, जो कि 1974 में आया था। इसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। अगर अगर कोई संस्था किसी एक्ट के तहत एस्टेब्लिश होती है तो उसको संविधिक संस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संविधिक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करती है, इसको पावर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 के तहत भी मिलती है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत भी अपना एक्सरसाइज कर सकता है, टेक्निकल सर्विस ले सकता है, लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो ये आपसे एक्ट पूछे जा सकते हैं कि सीपीसीबी कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, वाटर क्वालिटी को देखेगा, एयर क्वालिटी को देखेगा, जो भी मतलब पॉल्यूशन से संबंधित जितने भी पहलू होंगे उन सबको क्या करेगा, ये देखेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण संस्थान था, हमने इसको पढ़ लिया। मतलब एक करंट का टॉपिक था, हमने उस करंट के टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक निकाल लिए। अब अगर प्रश्न बनने की संभावना है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक प्रोग्राम और चर्चा में है जिसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बोलते हैं। अभी अभी हाल ही में स्टडी की गई कि जो एनसीएपी द्वारा जो हम सिटी में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो अपना सही काम नहीं कर रहा है, इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे लिए प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये प्रोग्राम क्या करता है कि एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम है उसको अक्रॉस द कंट्री कॉम्प्रहेंसिव, समग्र रूप से उसको समाधान करने का प्रयास करता है। इसका टारगेट है, ये है कि हम 20 से 30% जो पर्टिकुलेट मैटर है, मतलब PM2.5, PM10, उनको 2024 तक 20 से 30% क्या करेंगे, कम करेंगे। इस डेटा को याद रखना, कितना करेंगे, 20 से 30%, ठीक है। और जो लेवल होगा वो बेस ईयर कितना होगा, 2017। आपसे 2007 करके पूछ सकता है तो ये गलत होगा, कितना होगा, 2017। इसमें जो शामिल सिटी है वो कितनी है, 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज है। अब आप समझ गए होंगे कि नॉन अटेनमेंट सिटी का मतलब है कि जिन्होंने ये वाले जो जितने भी पॉल्यूटेंट हैं इनको कम करने में सफलता अर्जित नहीं की है। बात समझ में आ गई। तो जब भी हम नॉन अटेनमेंट सिटी की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक पॉल्यूटेंट आने चाहिए, ठीक है। ये कितने हैं, 12 पॉल्यूटेंट है। बात क्लियर, बोलो हाँ या ना, ठीक। ठीक है, तो ये यही बात ध्यान रखिए कि नॉन अटेनमेंट सिटी का मतलब है कि जो नेशनल अम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको वो अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। आप ये वाली लाइन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, ठीक है। ये 5 साल के टारगेट के लिए बना था, वो हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं किसके लिए क्या था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया था सरकार के द्वारा 103वें संविधान संशोधन द्वारा, 10% दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट जॉब और जो
शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें 10% का आरक्षण अब जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं उनको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चर्चा में है, ये सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, अच्छा कमेंट करके बताओ क्यों। कल हमने जो आरक्षण का टॉपिक पढ़ा है, कल का लेक्चर है पार्ट 2, आप उसमें जाओगे देखोगे, हमने उसको सारे पहलू उसमें कवर किए हैं। आप वहां पे जाकर ये सब चीजें वहां देख सकते हो। हम इसमें केवल क्या करेंगे, ईडब्ल्यूएस से संबंधित मुद्दा है, केवल वो कवर करेंगे। अगर आपको संपूर्ण रूप से देखना है तो कल के लेक्चर में देखिएगा। ठीक है, आपका सारा बेसिक जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, जिसमें संवैधानिक प्रावधान है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, और हिस्ट्री क्या है आरक्षण की हमारे देश में। ठीक है, तो सारे पहलू हमने वहां पे कवर किए। अब आपने एक इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में सुना होगा, उनमें इस केस में इनने कहा था कि 50% की आरक्षण की सीमा को पार नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया, 10% अतिरिक्त आरक्षण दे दिया, तो सीमा कितनी हो गई, 60% से ज्यादा हो गई, मतलब 50% से ज्यादा सीमा हो गई। तो ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट है इसका उल्लंघन हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके माय लॉर्ड, ये आपके जो आपने जो इंदिरा साहनी जजमेंट आपने दिया था, आपने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, 50% से ज्यादा आरक्षण देकर आपके आदेश का उल्लंघन कर रही है। और इसके साथ ही आपने जो केशवानंद भारतीवाद में बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि आधारभूत संरचना का जो कंसेप्ट दिया था, तो उसका भी ये क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। तो माय लॉर्ड आप इसको क्या करो, कैंसिल करो। ठीक है, वही बात है कि सीरी लिमिट को क्या कर रहा है, मतलब कि क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और इसके द्वारा आर्टिकल 15 और 16 को ऐड किया गया, कल भी हमने पढ़ा, और एम्पावर किया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट क्या दे, आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, आप इसको ध्यान रखना। अब पॉजिटिव देख लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा के क्या पॉजिटिव हैं। सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि हमारे देश में आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं आर्थिक, मतलब कि 1% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति है, बाकी संपत्ति तो बहुत सारे लोगों के पास है। तो इसका मतलब है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो नागरिक हैं हमारे देश के, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, और आय में असमानता है, इसकी वजह से वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाते। कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे देश में आर्थिक असमानता भी देखने को मिलती है, ये देखने को नहीं बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा, ये 1991 के एलपीजी के बाद तो और बढ़ गई है। ठीक है, एलपीजी आए, उस एलपीजी रिफॉर्म हुए तो उसके द्वारा जो एमएनसी कंपनी है उनने अपना काम किया, तो लघु कुटीर उद्योग और एग्रीकल्चर जो क्षेत्र था वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाया, और स्पेशली जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, और इसकी वजह से अगर उनके पास पैसा नहीं है तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में वो अपने बच्चों को दाखिल नहीं कर पाते, और वो आर्थिक रूप से विपन्न होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, पहली बात है। दूसरा कि आप इसको अमेंडमेंट करके हमने इसको संवैधानिक क्या दी है, पहचान दी है। अब क्या हुआ है, हमने एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझो। हमने अगर आर्थिक रूप से किसी को आरक्षण दे दिया, जिसके पास मतलब पैसा नहीं है, कमजोर है, गरीब है, तो पहले क्या था, केवल जो आरक्षण था वो पिछड़ी जनजातियों को मिलता था, तो उनके ऊपर एक एक दाग लग जाता था कि आप पिछड़े हो, आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। अब आरक्षण क्या है, जो अगड़ी जातियां हैं उनको भी मिला, लेकिन उनके पास आर्थिक रूप से कमजोर है, तो जो दाग है, जो उनके साथ भेदभावपूर्ण
रूप से लोग देखते थे वो क्या होगा, कम होगा। मतलब कि जो जाति आधारित जो लोग भेदभाव करते थे उस पे क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, इसको बात ध्यान रखना। और आय की जो मतलब कि आय किसी मतलब कि संकेंद्रण है कुछ व्यक्तियों के पास, उसका भी क्या होगा, विकेंद्रण होगा। और हम डीपीएसपी के सिद्धांतों को चरितार्थ कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात होगी। अब कुछ मुद्दे भी हैं। मुद्दे ये है कि हमारे पास डेटा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कितने हैं और किस। दूसरा ये है कि हमने जो इंदिरा साहनी बाद में जो लिमिट दी गई थी उसको हमने ब्रीच कर दिया है। और तीसरा मुद्दा ये है कि हम क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करें कि ईडब्ल्यूएस में वो जाति आती है। आपने देखा होगा अक्सर जिसके पास करोड़ों संपत्ति है, करोड़ों संपत्ति का मालिक है, उसके पास भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ये आप देखना, क्योंकि क्राइटेरिया नहीं है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक सही डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको डिफाइन करने की आवश्यकता। ठीक, पहली बात ये हो गई। अब एक न्यूज ये है कि वेस्ट वेस्ट का मतलब है कि वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको लॉन्च किया गया है पीएसए मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पर। अब बेस्ट को क्या कर दिया है, आई स्टेम। आई स्टेम का मतलब है कि इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप। मतलब कि स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी मैथ। तो इस स्टेम में महिलाओं की भागीदारी को क्या करना, बढ़ा। मतलब कि महिलाएं भी क्या करें, साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दें और रिसर्च को क्या करें, एम्पावर करें। ठीक है, ये क्या है, आई स्टेम एक नेशनल वेब पोर्टल है जो प्रमोट करेगा महिलाओं को, जो रिसर्च और डेवलपमेंट में बढ़ावा दें, टेक्निकल इनोवेशन को बढ़ावा दें। और जो हमारी एकेडमी मतलब कि जो हमारी एकेडमी है और जो इंडस्ट्री है और जो स्टार्टअप है, उनके मध्य क्या हो, कोलैबोरेशन हो, ताकि जो जन आधारित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में हम संभव हो सके। ठीक है, इसको इसको जो आई स्टेम प्रोग्राम है, इसको पीएम STIAC द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है, प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, अब स्टेम में हमारी भागीदारी विश्व में क्या है, महिलाओं की जो भागीदारी है 2016 में 42.72% थी, 17 में 43 हुई और 18 में 42.73 और कम हो गई। ठीक है, जबकि यूनाइटेड स्टेट की ज्यादा है। तो आप इसको देख सकते हो, कहीं भी मेंस का आंसर आएगा तो आप इसमें कोट कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्टेप क्या लिए, गवर्नमेंट ने एक समग्र रूप से स्कीम लॉन्च की है, किरण। किरण का मतलब है कि महिलाओं को हम ह्यूमन साइंटिस्ट के रूप में क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। एक नई स्कीम लॉन्च की है, क्यूरिस। क्यूरिस का मतलब है कि हम स्टार्टअप में, आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूनिवर्सिटी में, वीमेन यूनिवर्सिटी में उनको बढ़ावा देंगे। और विज्ञान ज्योति एक स्कीम लॉन्च की है। इसका मतलब है कि स्कूल और हाई स्कूल में स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स को हायर एजुकेशन बढ़ावा देंगे। और इंडिया यूएस फेलोशिप फॉर वीमेन के लिए भी क्या हुआ है, मेडिसन क्षेत्र में एग्रीमेंट हुआ है, तो वहां पे भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, एक महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि स्टडी एक शो हुई है कि 11% ऑफ क्लास 3 के जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनकी जो बेसिक जो मैथ की स्किल है वो कमजोर है। और 37% उनके पास क्या है, लिमिटेड स्किल है। इसका जो अध्ययन किया है फाउंडेशन लर्निंग स्टडी सेंटर ने किया। ठीक है, इसको ज्वाइंटली डिलीवर किया है एनसीईआरटी ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों से 1-to-1 इंटरव्यू लिए जाते हैं और उनको पार्टिसिपेट किया जाता है। लेकिन जो एक हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है उसमें क्लास 3, 5, 8, 10 के बच्चों के द्वारा एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, इसमें टेस्ट की ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक सर्वे और होता है जिसको आसर बोलते हैं। इसको प्रथम एनजीओ जारी करता है।
जो महाराष्ट्र से संबंधित है, जो महिलाओं की लर्निंग स्किल और आउटकम से संबंधित हमको डेटा देने की कोशिश करता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक इसमें एक महत्वपूर्ण न्यूज और है कि सरकार ने एक निपुण भारत अभियान चलाया कि हम क्या करें कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी एंड इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, कि बच्चों को बेसिक समझ हो पढ़ने की, और जो अंक गणित आधारित जो भी समझ है वो बच्चे क्या करें, समझ पाए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप ध्यान रखिएगा, निपुण भारत मिशन। ठीक है, किसके लिए है कि बेसिक समझ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अच्छा, एक वैक्सीन से संबंधित न्यूज है। एक नई वैक्सीन डीसीजीआई ने अप्रूवल की है कि आप इसको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। इसका नाम है इनकोवैक। अच्छा, ये क्या करेगा कि हमारा एक इंजेक्शन नहीं है, एक नेजल है, इसके द्वारा हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करेंगे तो हमारा देखो इम्यून सिस्टम इस तरह से डेवलप हो जाएगा और आप कोविड से इफेक्टेड नहीं होंगे। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये सिरिंज नहीं है, एक नेजल के फॉर्म में हम इसको यूज करें। ठीक है, अच्छा, इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। इसको आप देख रहे हैं, फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है। ठीक है, इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया। इसको डेवलप किसने किया है, भारत बायोटेक ने। और जो सहभागिता है वो है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस की, और डिपार्टमेंट ऑफ, ये की एक डीबीटी का प्रोग्राम है, कोविड सुरक्षा प्रोग्राम, उसके तहत इसको क्या किया गया है, इसको फंडेड किया गया है, मतलब की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत दी गई। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर आपने किसी वैक्सीन का आपने फर्स्ट और सेकंड डोज आपने ले लिया है, तो आप इनको बैठ के आप मतलब कि जो थर्ड डोज आप बूस्टर डोज लेने की कोशिश करेंगे, तो आप उसके लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और इस बात को ध्यान रखना कि इनको वे किसने डेवलप किया है और कौन सी नेजल कोविड वैक्सीन है। ठीक है, अब करेंटली बात कर लेते हैं। करेंटली हमारे भारत में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और कार्बो कॉर्बोवैक्स है। और जो अगर प्राइवेट सेंटर पे बात करें तो कौन सा है, कोवोवैक्स है, और स्पुतनिक है जो रूस से संबंधित है। अच्छा, तो हमारे देश में क्या है, को कोवैक्सीन है, वो एक निष्क्रिय बैक्टीरिया मतलब कि वायरस से बनी है, जिसमें किसका यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, कोविड 19 की जो वायरस है उसी का यूज किया गया, लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि एक हमने ऐसा निष्क्रिय कर दिया, फिर हमने उसका वैक्सीन का निर्माण कर दिया। लेकिन जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, उसमें एक वायरल वेक्टर का यूज किया है, जो चिंपांजी से हम उसको देख पा रहे हो, जैसे ये वाला देखो, यहाँ से हमने इसको एक वायरल वेक्टर लिया जिसको बोलते हैं अडेनो वायरस, और इसको मॉडिफाई किया, अनेबल। ये एक ऐसा हमने लिया जो एक डिसीज को पैदा नहीं करेगा। अगर हमने डिसीज वाला ले लेते तो वैक्सीन सुरक्षा देने की बजाय और क्या होती, खतरनाक हो जाती। फिर हमने क्या किया, इसकी जीन सीक्वेंसिंग की। फिर हमने क्या किया, इसके स्पाइक प्रोटीन वहां से लिए, और हमने एक ऐसा सिमिलरिटी इसका स्टिमुलेशन किया कि वो सार्स कोविड 2 के जैसा दिखे। ठीक है, अगर फिर ये वैक्सीन का एक निर्माण हो गया, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, आपकी स्पाइक प्रोटीन को जनरेट करेगा, और अगर आपको कोरोना वायरस इफेक्ट करेगा तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, और उसको देखकर वो और अपनी स्पाइक प्रोटीन जनरेट करेगा। तो इसके द्वारा आपकी जो इम्यून सिस्टम है और इंक्रीज होगा, और आपको कोविड जो वायरस है वो इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, और अच्छा, इसको अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा। एक ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया क्या काम करता है, एक एक छोटा सा टॉपिक और है। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म और डेवलप हुआ है जिसको बोलते हैं mRNA वैक्सीन वर्क। ठीक है, अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि हमारे देश में जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन बनी है, वो mRNA प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक स्पाइक प्रोटीन लेते हैं, फिर उसका mRNA सीक्वेंस करते हैं, फिर उसका लिपिड कोटिंग करते हैं, मतलब लिपिड प्रोटीन से कोटिंग करते हैं। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, एक वैक्सीन का निर्माण हो जाता है।
और फिर इसको हम एक एंटीबॉडी के रूप में उपयोग करते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? लाभ ये होते हैं कि आपको इन्फेक्टेड नहीं करेगी, आपको ज्यादा इसकी लागत भी कम होती है, और ये आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाती है, और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है? कम होती है। इससे ये महत्वपूर्ण बात। अब हम पढ़ लेते हैं डीजीसीआई क्या है। तो ये क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये लाइसेंस का अप्रूवल करना हो किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए, ठीक, वैक्सीन का अप्रूवल करना हो, ब्लड प्रोडक्ट का अप्रूवल करना हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना हो, प्रोडक्ट इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है, ऑब्वियस सी बात है। और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैं, मतलब कि क्वालिटी स्टैंडर्ड की आप वैक्सीन निर्माण कर रहे हैं, कोई मेडिसिन निर्माण कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में बात करता है। ये हमारी एपलेट अथॉरिटी भी है, कोई मतलब केस आता है तो उसकी सुनवाई भी करता है। और एक सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में भी कार्य करता है, और मेडिकल डिवाइस रूल 2017 को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में भी क्या करता है? काम करता है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब देखो, ये क्वेश्चन आया था, वो ये था कि इन द context in the context of vaccine manufactured to prevent COVID-19 pandemic, consider the following statement too। अब देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है? सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उस टाइम पे न्यूज थी, इसलिए प्रश्न आ गया। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारे देश में कोई वैक्सीन mRNA प्लेटफॉर्म पे डेवलप नहीं हुई नहीं है, और ये प्लेटफॉर्म बाद में आया। ठीक है, तो इसलिए पहला ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ओनली 2 और 3, ये दोनों सही हैं, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, अब देखो, कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, तो ये सही है, हम मैंने पहले ही बता चुका। और जो स्पुतनिक 5 है वो वायरल वेक्टर वाली भी है, और जो हमारी जो कोविशील्ड है वो भी वायरल वेक्टर से है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक, अब क्या है कि हमारा एक शब्द चर्चा में है, पाकिस्तान में बाढ़ आई है, तो क्लाइमेट रिपर्सन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है जो विकसित देश। क्या है? विकसित देश ने तो विकास कर लिया, और उनने पॉल्यूशन भी फैला लिया। ठीक है, जिसमें उनकी 92% क्या है? कार्बन इमिशन में भागीदारी। अब वो इसका भागीदारी तो है, लेकिन इसका नुकसान किसी और देशों को देखने को मिल रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी बाढ़ है, भारत में भी अभी अर्बन फ्लड देखने को मिलती है, जैसे हाल ही में कहाँ बेंगलोर में देखने को मिली, राजस्थान में देखने को मिली, मध्य प्रदेश में देखने को मिली। तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के क्या है? इम्पैक्ट है, जिसको किसने किया? विकसित देशों ने। तो साउथ वाले ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, वो ग्लोबल साउथ, साउथ मतलब जो अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको क्या करे? पैसे दे, ताकि वो टेक्नोलॉजी यूज करें, और जो उनकी जो क्लाइमेट से संबंधित जो इशू हैं, उनको मिटिगेशन कर सकें, मतलब कि उनको वो हैंडल कर सकें। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बस एक शब्द है, आप उसको यूज कर सकते हैं कहीं भी। अब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, हमारे लिए एक चर्चिल मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी जी की और शेख हसीना मैडम जी की। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि हम आर्किटेक्ट हैं बांग्लादेशी स्वतंत्रता के। 1971 में हमने उनको पाकिस्तान से हटाकर एक अलग देश बनवाया, और जिसमें इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ढाका में काफी यूज हुआ, और गुरिल्ला रेसिडेंट मूवमेंट के रूप में हमने इसको देखा, जिसमें इंदिरा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत ने एक पहली कंट्री में से एक है जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में क्या किया? मान्यता प्रदान की, और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश किए आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि दिसंबर 1971 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब एक इकोनॉमिक रिलेशन भी देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन क्या है कि बांग्लादेश एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का साउथ एशिया में,
और फोर्थ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हम क्या करते हैं बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में, कॉटन, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, नॉन रिटेल प्योर कॉटन, यार्न, इलेक्ट्रिसिटी। इंपोर्ट का क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, नॉन निटमैन सूट और टेक्सटाइल स्क्रैप, ये हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। और हमारा जो कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो जो व्यापार होगा वो सर्विस और निवेश के संबंध में हम उसमें कुछ लोचशीलता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। डिफेंस में क्या है, हमने बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में अच्छा कार्य किया है। अब बांग्लादेश से क्या है, हमको घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं जो पहले देखने को मिलती थी। हमारे आर्मी जवान वहां पे शहीद नहीं होते हैं। हाँ कि हालांकि थोड़ा बहुत मतलब कि जो घटनाएं होती रहती है, लेकिन जो व्यापक तौर पर है वो देखने को नहीं मिलती है। कभी कभार जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उग्रवादी संगठन, वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी संगठन है, जो अलगाववाद को फैलाना चाहते हैं, उनको देखने को मिलता है। पहली बात ये हो गई। अब भारत ने एक 100वां संविधान किया था कि हम एक्सचेंज जो बाउंड्री है, कुछ इनक्लेव थे, जैसे मान लो ये हमारा भारत है और ये बांग्लादेश है, तो भारत का एक इनक्लेव कहाँ था, यहाँ था, और बांग्लादेश का इनक्लेव कहाँ था, एक यहाँ था। तो भारत ने क्या किया, एक 100वां संविधान संशोधन किया और एक दूसरे के इनक्लेव को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर दिया, ताकि बाउंड्री का सही से डिमार्केशन हो सके। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कौन सा, 100वां संविधान संशोधन। अच्छा, 101वां संविधान संशोधन क्या है, कमेंट करके बताना। बांग्लादेश के साथ हम एक्साइज संप्रीति भी करते हैं, एक्साइज मिलान भी करते हैं। ठीक है, करंट में हम हमारे क्या मतलब कि संस्थागत संबंध हैं। हमने साप्ता साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के रूप में हमने काम किया है। और हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर हाट उपयोग करते हैं। बॉर्डर हाट का मतलब है कि जो छोटा सा मेला का रूप होता है, दोनों देश के लोग आते हैं। अभी वर्तमान में क्या है, 4 बॉर्डर हाट हैं, जिसमें मेघालय में कितनी, 2 हैं, कलाईचार में, बलाट में, और त्रिपुरा में 2 हैं, श्रीनगर में, और सॉरी कमला सागर, ये फंक्शनल है। और सार्क और जो बिम्स्टेक है उसके संदर्भ में भी हम कार्य करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब कनेक्टिविटी देखो, हम हल्दीबारी से लेकर चिलाहाटी तक रेल लाइन बिछाने की हमने काम किया है। हम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं। हम इनलैंड वाटर ट्रेड एक ट्रांजिट मतलब की एग्रीमेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब आप एक देख पा रहे होंगे, ये बांग्लादेश है। अगर मान लो हमको त्रिपुरा जाना है, यहाँ देखो, तो अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम कहाँ से जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाएंगे। अगर मान लो बांग्लादेश के साथ हमने अच्छे संबंध स्थापित कर दिए और हमने बहुत सारे एक ट्रांजिट रूट का विकास किया, तो हम सीधे यहाँ से यहाँ चले जाए, तो कितनी डिस्टेंस कम हो गई देखो। तो यहाँ से विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, लोगों में उग्रवाद की भावना है वो भी कम होगी, लोग इंडिया से लगाव की भावना से देख कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ से जो हमारी दूरी है, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समय, कॉस्ट जो भी है, सारे संसाधन क्या होंगे, कम लगेंगे। तो यहाँ से विकास की संभावनाएं भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अच्छा, बांग्लादेश का बॉर्डर किन किन से लगता है, वेस्ट बंगाल से लगता है, मेघालय से लगता है, असम से लगता है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चैलेंज क्या क्या है, चैलेंज ये है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कर रहे हैं, सिटीजनशिप अब अमेंडमेंट एक्ट हम लेके आए, जिसके तहत हमने मुसलमानों और अफगानिस्तान को छोड़कर, मुसलमान लोगों को छोड़कर केवल हिंदुओं को अपने यहाँ नागरिकता देने का काम किया। तो मिस्टर मिसिस शेख हसीना ने कहा कि आप भारत के द्वारा ही अनावश्यक रूप से किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, भारत और बांग्लादेश के संबंध में तनाव उत्पन्न होता है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण इश्यू है। दूसरा है तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट। इसमें क्या है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता तय हुआ कि भारत को 42.5% पानी मिलेगा और बांग्लादेश को 37.5 पानी मिलेगा। लेकिन
वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो इस पे ऑब्जेक्ट करती है और उस डिमांड को फुलफिल करने में अपनी नाराजगी जाहिर करती है, तो इसलिए समझौता भी नहीं हो पाया। तो ये भी एक मुद्दा है। दूसरा, इंडिया के द्वारा जो रोहिंग्या इशू है उस पे भी उनको असाइलम नहीं दिया जा रहा है, तो इस पे भी बांग्लादेश को हमारे संबंध कैसे होते हैं, तनावपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, चाइना के द्वारा बांग्लादेश में खूब इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये बात होगी। दूसरा, सेकंड बिगेस्ट आम मार्केट है फॉर चाइना के लिए बांग्लादेश आफ्टर पाकिस्तान। तो ये भी चिंता का विषय है कि चाइना का जो दबाव है, चाइना का जो प्रभाव है वो कहाँ है, बांग्लादेश में बढ़ रहा है। तो आप इसको ध्यान रखना। बांग्लादेश एक्टिव पार्टनर भी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो इससे जो हिंद महासागर में जो गतिविधियां हैं वो क्या है, बढ़ रही हैं बांग्लादेश चाइना की। तो ये हमारे चिंता के बिंदु हैं, आप इनको ध्यान रखना। ठीक है। अब एक चर्चा में है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। तो आप देख रहे हो नोडल एजेंसी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की। ये जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है उसके संदर्भ में कार्य करता है, उनको सर्विस के संदर्भ में काम करता है, हेल्थ वर्कर को ट्रेंड करता है, इसके संबंध में क्या करता है, काम करता है। बस इतना से ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। दूसरा एक मूवमेंट है जो फिलीपींस से संबंधित है, एक कम्युनिस्ट मूवमेंट था। ठीक है। और ये जो हमारा जो प्री कॉलोनियल इरा है, जो उपनिवेशिक काल था ब्रिटिश संबंधित, जो गुलाम देश रहे हैं, ब्रिटिश का शासन रहा है उससे पहले था, जिसको पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक असमानताएं उसके विरुद्ध ये काम कर रहा था। ठीक है। तो हकवाला हक ये मूवमेंट है, इसको शॉर्ट में हुक भी बोलते हैं। और इसके विरुद्ध जो रमन मैग्सेसे हैं, उनने एंटी हक कैंपेन चलाया। ठीक है, जिसको ऑपरेशन थंडर लाइटिंग भी बोलते हैं 1954 में। तो आप इसको ध्यान रखना, इनके नाम पर एक रमन मैक्स के अवार्ड भी दिया जाता है, जो हाल ही में चर्चा में था, जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 66 ए चर्चा में था आईटी एक्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का ये पूछना है कि स्टेट जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके बैन होने के बाद भी इसका यूज कर रहे हैं कई स्टेट इसको गिरफ्तारी करने में। तो ये कहाँ कब लाया गया था, श्रेया सिंगल एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको इलीगल घोषित कर दिया था। ये काम ये करता था कि आपने कोई ऑनलाइन पोस्ट की और इससे सरकार, कोई पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है। तो इससे स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है आर्टिकल 19, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, एक सतलज यमुना लिंक कैनाल चर्चा में है, जो पंजाब हरियाणा के मध्य है और 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, जिसको 1966 में प्लांट करने की कोशिश की गई थी। तो हम देख लेते हैं क्या। आप देख पा रहे होंगे सतलज नदी है। कौन सी नदी है, सतलज। अब यहाँ से यमुना नदी में पानी लेके आया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में 92 किलोमीटर तो बन चुकी है, लेकिन पंजाब के द्वारा इसको प्रोसेस पूरा काम करने का प्रक्रिया नहीं की जा रही। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके देखो नागल डैम बना है, वाकड़ा डैम बना है, गोविंद सागर डैम बना है। तो इसकी लोकेशन कहाँ बना है, सतलज पे। ठीक है, पहली बात। अब हमारे लिए चिनाब महत्वपूर्ण, सॉरी यमुना नदी महत्वपूर्ण। तो यमुना की देखो सहायक नदी चंबल है, सिंध है, बेतवा है, धसान है, केन है। ठीक है। और चंबल की कौन कौन सी है, बनास है, काली सिंध है और पार्वती। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और जो देखो सतलज, ये आप देख पा रहे हैं ये वाली, ऊपर देखो झेलम है, ये चिनाब है। अब देखो झेलम ऊपर से आ रही है, लेकिन झेलम मिलती किस में है, चिनाब में। रावी भी किस में मिलती है, चिनाब में। सतलज भी किस में मिलती है, चिनाब में। ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सतलज में चिनाब मिलती है, कुछ लोगों का कहना है कि चिनाब में सतलज मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पंचनद बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो कई किताबें बोलती हैं कि चिनाब में क्या मिलती है, सतलज। कमेंट करके बताओ किसमें मिलती है, कौन, मतलब कि सिंध नदी में कौन सी मिलती है, चिनाब मिलती है या सतलज मिलती है, इसको आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। एक टॉपिक और है चर्चा में, वो ये है कि यूएस इंडिया स्टैटिक पार्टनरशिप फोरम है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसमें इसको इनके साथ संबंध मतलब कि संवाद स्थापित किया।
और एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब की ऑर्गेनाइजेशन है, और यूएस इंडिया की मतलब की जो पार्टनरशिप है उससे संबंधित काम करता है। बस इतना से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक व्यक्ति चर्चा में है जिसको बीओ चिदम्बरम पिल्लई बोलते हैं। इनको प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ट्रिब्यूट किया, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये अच्छा कहाँ से है, ये तमिलनाडु में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ तिरुनवेली में। इतना ध्यान रखना। इन्हें जो राजनीति में प्रवेश किया, जो बंगाल के पार्टीशन से प्रवेश किया, और स्वदेशी मूवमेंट में इनमें सक्रिय भूमिका निभाई, इतना जरूर ध्यान रखना। दूसरा, ये रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण मिशन है उससे जुड़े, और सुब्रमण्य जो भारती और मंडायम फैमिली से संबंधित थे। इनकी कुछ राइटिंग है, वो ये है कि मैया राम इनने लिखी, मैया रीबू इनने लिखी, एंथोलॉजी इनने लिखी, तिरुकुराल इनने लिखी, और मना कोडावर इनने लिखी, तोलकापियम इनने लिखी, और ऑटोबायोग्राफी। तो ये दो किताबें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और ये ध्यान रखना। अब फ्रीडम मूवमेंट में मैंने आपको बताया गया कि स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, इन्हें स्वदेशी मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी प्रचार सभा का इनने गठन किया। धर्मा संघा नवासु सलाई का गठन किया। नेशनल गोदाउन का गठन किया। मद्रास एग्रो इंडस्ट्री सोसाइटी लिमिटेड और दशा भीमला संगम का गठन किया। और इनने एक स्वदेशी संगम चलाया जिसमें नेशनल वॉलंटरी रूप से आप शामिल हो सकते थे। ठीक है, तो इनने टूटी कोरेन कोरल मिल्क स्ट्राइक में भी अपना बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो आप ध्यान रखना, स्वदेशी वाला आप स्पेशली ध्यान रख सकते हो। अच्छा, एक चर्चा में हम क्या कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं। ये आप इसको बाल्टिक सी देख पा रहे होंगे। अच्छा, बाल्टिक सी से कौन कौन लगता है, देखो स्वीडन लगता है, नॉर्वे नहीं लगता है, नॉर्वे नहीं लगता है, स्वीडन लगता है, फिनलैंड लगता है, एस्टोनिया लगता है, लातविया लगता है, लिथुआनिया लगता है, ये रसिया भी लगता है। ये रसिया का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये रसिया इधर है लेकिन इसमें छोटा सा पार्ट इधर भी है, तो रसिया भी लगता है। पोलैंड लगता है, जर्मनी लगता है, डेनमार्क लगता है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखोगे। ये हमारा नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है। ठीक है, ये नॉर्वेजियन सी। ठीक है, ऊपर आर्कटिक काउंसिल थी जो चर्चा में थी, हमने इसको डिस्कस किया। इसको गल्फ ऑफ भूतिया बोलते हैं। ठीक है, इसको गल्फ ऑफ रिगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसको आप देखेंगे। आई होप आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक